बच्चों, आज हम हिंदी में गद्य की पढ़ेंगे। श्री जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी रचना पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी एकांकी है। इसको मैं यहाँ पढ़ाने के पश्चात आप लोग घर में भी पढ़ लेना। ठीक है, तो इस रीढ़ की हड्डी को स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम जगदीश चंद्र माथुर के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, इस महान एकांकीकार का जन्म 16 जुलाई सन 1917 में उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के खुर्जा नामक स्थान में हुआ। मैं फिर से बता रही हूँ, इस महान एकांकीकार का जन्म, इस महान एकांकीकार नाटककार का जन्म 16 जुलाई सन 1917 में उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के खुर्जा नामक स्थान में हुआ। उनके पिता एक ख्याति प्राप्त शिक्षक थे। बाल्यावस्था से ही पारिवारिक संस्कारों का उनके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। वे छात्र जीवन में अपने विद्यालय के उत्सवों में नाटक लिखकर मंचन भी करते थे। वे स्वयं ही लिखते थे और उस नाटक का मंचन भी स्वयं ही करते थे। प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा से ही प्राप्त की। उनकी जो जगदीश चंद्र माथुर की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो खुर्जा नामक स्थान में ही हुई। उनकी उच्च शिक्षा यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। उनकी जो उच्च शिक्षा है वो एक क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में था, यूइंग नामक, वहाँ पर हुआ और उसके पश्चात प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार ने इस रचनाकार के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1939 में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए करने के बाद 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए। वे सरकारी नौकरी में 6 वर्ष बिहार शासन के शिक्षा सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और उसके पश्चात आकाशवाणी में भारत सरकार के महासंचालक के रूप में उत्तर बिहार के कमिश्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका फेलो नियुक्त होकर विदेश गए। वापसी पर हिंदी सलाहकार रहे। इस महान साहित्यकार, इस महान नाटककार की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं पहले मैं बता दूं। ठीक है, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी वो है भोर का तारा, कुणाल, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, पहला राजा, जिन्होंने जीवन जीना सीखा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इस महान साहित्यकार का देहांत 14 मई सन 1978 को हुआ। इन्होंने नाट्य विधा को एक नई दिशा प्रदान की। नाट्य विधा में इनका, जगदीश चंद्र माथुर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो बच्चों, ये थी जगदीश चंद्र माथुर के जीवन की संक्षिप्त जानकारी। अब हम उनकी प्रसिद्ध रचना रीढ़ की हड्डी को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में है रीढ़ की हड्डी, और यहाँ उन कुरीतियों को उजागर किया गया है जो हमारे समाज में बढ़ावा दिया जाता है, जिनको दूर करने के बजाय बढ़ावा दिया जाता है, जैसे दहेज प्रथा। ठीक है, और इस पाठ में इसी दहेज प्रथा पर ही प्रकाश डाला गया है और लड़कियों को दिखाने के रस्म पर, लड़का लड़की में जो भेद किया जाता है उन बातों पर भी प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ पात्र हैं जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ। उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद, रतन। ठीक है, उमा जो है जिसका विवाह होने वाला है, जिसके लिए लड़का देखा जा रहा है। रामस्वरूप ये
उमा के पिताजी हैं और प्रेमा उमा की माताजी। शंकर जो है उमा को देखने के लिए आता है, वो लड़का है। और गोपाल प्रसाद ये शंकर का पिता है। और रतन ये रामस्वरूप के यहाँ का नौकर है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे में आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आती है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप, अब ये नाटक प्रारंभ हुआ। ठीक है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अबे तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। बस रामस्वरूप जो है वो अपने नौकर के साथ मिलकर कुछ काम कर रहा है, कुछ तैयारी कर रहा है। नौकर कहता है बिछा दो साहब, तो रामस्वरूप कहता है और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ जब अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा क्या। बिछा दूं साहब, और ये पसीना किस लिए बहाया। नौकर ने रामस्वरूप की बातों को सुनकर हंसा। रामस्वरूप कहता है हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरत की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। कलसों मतलब घड़ा, जो मटका होता है वह। तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यो बस। और सुन, बहूजी से दरी मांग ला। ठीक है। और कहता है कि बहूजी से, जो उसकी मालकिन थी, उससे दरी मांग कर लाने के लिए कहता है। कौन, रामस्वरूप जो है उसकी पत्नी के पास भेजता है, प्रेमा के पास भेजता है नौकर रतन को। इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ता साफ करते, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। इधर रामस्वरूप साफ सफाई में लगा हुआ है। प्रेमा कहती है उधर से, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तो रामस्वरूप कहता है धोती किसने मंगाई। प्रेमा कहती है हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। रामस्वरूप कहता है लेकिन धोती मांगी किसने। प्रेमा कहती है यही तो कह रहा था रतन, उसने चद्दर मांग कर लाने के लिए कहा, किंतु वह रतन जाकर क्या मांगता है, धोती। ठीक है। तो प्रेमा कहती है कि यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप कहता है क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है, मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। नौकर को डांटता है। प्रेमा कहती है अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से चादर उठा ला। प्रेमा जो है रतन को भेजती है चादर लाने के लिए। रतन पूछता है और दरी, चादर के साथ साथ दरी भी लाना है। प्रेमा कहती है दरी तो यहीं रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप कहता है और बीवी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सीधा। चादर दरी के अलावा रतन से क्या मंगवाया जाता है, जो रामस्वरूप की बेटी थी उमा, उसके कमरे से हारमोनियम भी लाकर लेकर आने के लिए कहा जाता है। किससे, रतन से। प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। प्रेमा अपने पति को बताती है कि तुम्हारी जो बेटी है लाडली उमा, वह मुंह फुलाए पड़ी हुई है अपने कमरे में। रामस्वरूप कहता है मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहता है कि जैसे तैसे तो उन लोगों को मैंने मनाया है, वे लोग हमारे हाथ के पकड़ में आए हैं, और फिर इस समय यदि तुम अपनी बेटी को नहीं मनाओगी
उसे राजी तैयार नहीं करोगी? किसके लिए? विवाह के लिए। तो फिर बाद में मुझे दोष मत देना। रामस्वरूप और प्रेमा चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में हो जाए। प्रेमा कहती है, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा कर रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आता नहीं। अपना जमाना अच्छा था। आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। ये प्रेमा बता रही है। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होगी, और आजकल के लक्षण ही अनोखे हैं। प्रेमा की बातों को सुनकर रामस्वरूप कहता है, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, ग्रामोफोन बाजा। तो प्रेमा कहती है कि क्यों? रामस्वरूप कहता है, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। प्रेमा की बातों को सुनकर रामस्वरूप थोड़ी मजाक करने लगता है। कहता है कि ग्रामोफोन जो बाजा होता है, एक तो मनुष्य द्वारा तैयार किया गया, और दूसरा परमात्मा द्वारा, ईश्वर द्वारा तैयार किया गया। मनुष्य द्वारा तैयार किया गया जो ग्रामोफोन है, वह एक बार प्रारंभ उसे चलाकर बंद भी किया जा सकता है, किंतु परमात्मा द्वारा जो तैयार किया गया है ग्रामोफोन का बाजा, उसे बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं लेता। वो किसको कह रहा है? प्रेमा को कह रहा है, ग्रामोफोन का बाजा। प्रेमा कहती है, हटो भी, तुम्हें ठिठोली सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप तो कहता है, रामस्वरूप तो क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर ऑर्डर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल से मुंह लपेट लेट गई। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। प्रेमा जो है अपनी बेटी को अच्छे से तैयार होने के लिए कहती है, किंतु उसे मेकअप करने में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है। सो उसकी माँ कहने के पश्चात वह अपने दुपट्टा से अपने मुंह को, अपने चेहरे को ढककर लेट जाती है। और यह बात जो है प्रेमा अपने पति को बता रही है। रामस्वरूप कहता है, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार है। पता नहीं ये लड़की कैसी है, नहीं तो और लड़कियों को देखो कितना मेकअप करती हैं। ये कौन कह रहा है? रामस्वरूप। क्योंकि उमा सादगी पसंद थी, उसे सजना संवरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा लेते, अब लड़की अपने हाथ रहती और उतनी परेशानी उठानी ना पड़ती। पर तुम तो। रामस्वरूप प्रेमा की बात को सुनकर कहता है, चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ही ढंग से होगा। मतलब उमा के पढ़ाई की कोई बात नहीं चलेगी। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। रामस्वरूप अपनी पत्नी को चुप करवा रहा है, शांत करवा रहा है कि ये बात जो लड़के वाले आ रहे हैं हमारे घर, उनके सामने ये बात नहीं करना। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करूंगी। प्रेमा रामस्वरूप की बात को सुनकर कहती है, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप कहता है, तो उमा को जैसे तैसे तैयार कर दो। ना सही पाउडर, कोई बात नहीं, पाउडर नहीं लगाई कोई बात नहीं, वैसे कौन बुरी है। पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता
तो तैयार है ना? आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ पकड़ तो जरा उधर से। अब उस कमरे में उस कमरे की तैयारी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि लड़के वालों को बुलाया गया है, लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए उस कमरे जो बैठक रूम है उसकी अच्छे से रख रखाव की जा रही है। ठीक है, और उसी की ही तैयारी चल रही है। रामस्वरूप जो है अपने नौकर रतन के साथ चद्दर बिछाता है। प्रेमा प्रेमा कहती है कि नाश्ता तो तैयार है। रामस्वरूप जब पूछता है कि नाश्ता तैयार है, तो प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप कहता है, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। रामस्वरूप को जब पता चलता है कि अभी उसके घर में मक्खन ही नहीं है, तो वह प्रेमा को कहता है कि ये बात पहले से कहनी थी, क्योंकि मक्खन का जो दुकान है वह काफ़ी दूर था। ठीक है, और रतन जो है अपने मालिक रामस्वरूप के साथ काम पर लगा हुआ था, उस कमरे का रख रखाव कर रहे थे, है ना। और दफ्तर से चपरासी को बुलाया था, वह नहीं आया था। प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में करना है, ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। मतलब सब कुछ तैयार कर चुकी हूँ। प्रेमा कह रही है कि सब कुछ मैंने तैयार कर रखा है, यहाँ कोई काम नहीं है, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर से रतन मक्खन ले ही आएगा, और उनके आने से पहले ही रतन जाकर मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप कहता है, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों का। खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। ठीक है, जो लड़के वाले आ रहे हैं, गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर, ये लड़की देखने आ रहे हैं, ये काफ़ी पढ़े लिखे, इनके परिवार में पढ़े लिखे हैं, किंतु वे कैसी लड़की चाहते हैं? जो कम पढ़ी लिखी हो। ठीक है, प्रेमा कहती है रामस्वरूप की बातों को सुनकर, और लड़का? रामस्वरूप कहता है, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा से, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है, अपना मतलब है, वरना इन लड़कों और बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी, मतलब रामस्वरूप को गुस्सा आ रहा है ऐसे लोगों पर जो खुद पढ़े लिखे हैं, किंतु लड़की कैसी चाहते हैं? पढ़ी लिखी ना हो, मतलब पुराने ख्याल आते हैं, रूढ़िवादी हैं। रतन कहता है बीच में, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप कहता है, क्या है? रतन कहता है, कोई आए हैं। रामस्वरूप दरवाजे से झांक कर देखता है और कहता है, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए और तू यहीं खड़ा है, बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया, अबे उधर से अंदर के दरवाजे से जा, और तुम जल्दी करो। जैसे ही लड़के वाले आते हैं, रामस्वरूप जो है रतन को मक्खन लेने के लिए जल्दी से भेजता है, और फिर प्रेमा से कहता है कि जल्दी से तुम नाश्ता वगैरह तैयार कर दो और फिर उमा को नीचे लेकर आना।
और कहता है कि उमा को जरा समझा देना। प्रेमा कहती है यह बाजा नीचे ही रख गया है अम्बर। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। रामस्वरूप जल्दी तैयारी करो, कहता है किससे? प्रेमा से। रामस्वरूप दरवाजा खोलता है और हंसते हुए उनका स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुलाता है। रामस्वरूप इधर तशरीफ लाइए, इधर। रामस्वरूप कहता है यह बेत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देता हूँ। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। लड़के वाले आते हैं और रामस्वरूप उनका स्वागत करता है मुस्कुराते हुए और अंदर बुलाता है ना। और फिर गोपाल प्रसाद जो है लड़के का पिता, हाथ में एक बेत है, तो उसको रामस्वरूप कहता है कि लाइए मैं इस बेत को कोने में रख देता हूँ। और हालचाल पूछता है और कहता है कि क्या आते समय कोई तकलीफ तो नहीं हुई। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का भाग जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।